Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with next subsection, which is about gaseous exchange in plants. First of all, let's have a look at the big picture. In this subsection, we'll talk about gas exchange in plants, and then we'll discuss the photorespiration, and then last of all, we will discuss photorespiration versus the Kelvin cycle. So if you talk about the gas exchange in plants, you see in here, there is no organ or organ system for gas exchange. हमें ऑलरेडी पता है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स जो है बेसिकली या इवन ऑर्गन लेवल की अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम्स चलो बहुत दूर की बात है, इवन ऑर्गन्स आर लेस डेफिनेट इन प्लांट्स एज कंपेयर टू एनिमल्स. ये हमने ऑलरेडी भी इसको डिस्कस किया था. तो जो प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन्स है जैसे रूट, लीव, स्टेम्स एटसेट्रा, ये बस ये सिंपल से ऑर्गन्स है, राइट. तो इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे जैसे कि आपको अक्सर एनिमल्स के अंदर मिलते हैं. ऑलराइट. उसके बाद फिर एवरी सेल कैरीज आउट गैसेस एक्सचेंज डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड. तो अगर ऑर्गन नहीं है तो फिर होता क्या है कि हर सेल ने खुद से गैसेस एक्सचेंज को कैरी आउट करना है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड. दिस इज प्रीटी सिंपल. एंड ऑफ कोर्स अगर हर सेल खुद से अपने गैसेस एक्सचेंज को कैरी आउट कर रहा है, वी डोंट नीड टू हैव एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर गैसेस. लिहाजा प्लांट्स में कभी भी आप कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी गैसेस के लिए नहीं देखेंगे. सो इफ यू टॉक अबाउट द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो गैसेस एक्सचेंज के हवाले से प्लांट्स ऑफ कोर्स दो तरह के हैं. वी हैव गॉट द एक्वेटिक प्लांट्स एंड वी हैव गॉट द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स में सिंपली जो सराउंडिंग वाटर है हमें पता है कि उसके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके उनके अंदर एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर चली जाती है. बट इफ यू टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो उनमें रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंट वेज हैं गैसेस एक्सचेंज के. तो रूट्स जो हैं ये डायरेक्टली सॉइल के साथ अपने गैस को एक्सचेंज कर लेती हैं, राइट. तो वहीं से इन्होंने ऑक्सीजन ले लेनी है, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देनी है. जो स्टेम है, यंग स्टेम के अंदर स्टोमेटा, राइट, दे एक्चुअली कैरी आउट द फंक्शन ऑफ गैस एक्सचेंज. जबकि अगर ओल्ड या मैच्योर स्टेम होगा तो इसके अंदर होते हैं लेंटिकल्स, राइट. लेंटिकल्स हैं ये फ्रॉम डेड सेल्स ऑफ कॉक टिश्यू ये बनते हैं अल्टीमेटली. ये लेंटिकल्स हैं, ये भी स्टोमेटा लाइक ओपनिंग होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ओल्ड स्टेम के अंदर आपको लेंटिकल्स मिले. सो यंग स्टेम के अंदर स्टोमेटा एंड ओल्ड स्टेम के अंदर आपको लेंटिकल्स मिलेंगे. अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि एक ओल्ड स्टेम के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस वे से होगी, तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रेजेंट करता है, तो यू हैव टू आंसर लेंटिकल्स फॉर दिस क्वेश्चन. एंड देन लीव्स जो है, लीव्स दे कैरी आउट द गैस एक्सचेंज वाया द स्टोमेटा. से स्टोमेटा से लाइक स्टोमेटा से ओवरऑल से फॉर सेक ऑफ रेस्पिरेशन. ऑफ कोर्स प्लांट्स के अंदर जो है थोड़ा सा इस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड है कि जो प्लांट्स हैं ये रेस्पिरेशन के लिए खुद भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और नाइट टाइम पे जैसे एनवायरनमेंट से भी ले लेते हैं, राइट. और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेके अल्टीमेटली उसको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं. और लेकिन डे टाइम में ऑक्सीजन ये खुद भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. सो डे टाइम में डे टाइम में दे टेंड टू obtain the carbon dioxide from the surrounding environment. तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के लिए जो पाथवे है बेसिकली वो सेम ही है, राइट. तो इसमें देखें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या हम ऑक्सीजन की बात करें, वी टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर द ऑक्सीजन, बेसिक आइडिया इज सेम. अगर एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज होना है तो ट्रैक यही है, राइट. तो स्टोमेटा के जरिए देखें कि ऑक्सीजन ने एयर स्पेसिस में जाना है और वहां से अल्टीमेटली सेल्स में चले जाना है. इस तरीके से अगर सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है तो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ने प्रोड्यूस होकर स्पेसिस में आना है, वहां से स्टोमेटा के जरिए एनवायरनमेंट में चले जाना है, राइट. तो लाइक दिस इज हाउ द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स. तो हमने ये डिस्कस किया कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर डायरेक्टली वाटर के साथ एक्सचेंज हो जाती है गैस. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट्स में डायरेक्टली सॉइल के साथ एक्सचेंज हो जाती है क्योंकि सॉइल के अंदर भी एयर स्पेसिस जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होती हैं, राइट. कुछ ना कुछ एयर जो वहां पे भी होती है.
और स्टेम, यंग स्टेम के अंदर स्टोमेटा के जरिए, ओल्ड स्टेम के अंदर लेंटिकल्स के जरिए, और लीव्स के अंदर भी इवन स्टोमेटा के जरिए गैस एक्सचेंज कैरी आउट की जाती है. Alright, and now let's talk about the photo respiration. I have got few questions for you. These are somewhat tricky questions, but once we discuss the topic of photo respiration, like then you will perceive these questions as easy questions. So here we've got a statement: oxygenase site of rubisco is involved in which process? A option is formation of glucose. B option is production of ATP. C option is add carbon dioxide to RUBP, and D option is add oxygen to RUBP. And you see here, the best response to this question is add oxygen to RUBP. तो oxygenase site जो है रुबिसो की, ये किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है? It's involved in the addition of oxygen to ribulose bisphosphate. We've got another question. Photorespiration uses. A option is ATP. B option is NADPH. C option is carbon dioxide and water. D option is both A and B. ATP and NADPH दोनों use होंगे. तो best response to this question is delta, right? So ATP and NADPH. अभी जब हम photo respiration को in detail discuss करेंगे, you will exactly know why I have answered delta for this question. Another question: in most plants, photorespiration reduces rate of photosynthesis by. A option is 40%, B option is 50%, C option is 25%, and D option is 10%. And the best response to this question is 25%. Straight book की line है. Another question, ये थोड़ा सा tricky है. Conversion of glycine into serine during photorespiration occurs in which organelle? है तो ये memory based of question ही, लेकिन still थोड़ा सा tricky है, right? Conversion of glycine into serine during photorespiration occurs in which organelle? A option is ribosome, B option is Golgi bodies, C option is chloroplast, and D option is mitochondria. And the best response to this question is mitochondria, delta. So now let's talk about the photorespiration in detail. So you've seen here, if you talk about the photorespiration, so it's actually respiration in plants during the daytime. ये है respiration in plants during the daytime. अब देखिए, रुबिस्को एक एंजाइम है. ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों तरह की एक्टिविटी रखता है, राइट? सो रुबिस्को इट हैज गॉट बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी. और यहाँ पे ये भी याद रखना कि रुबिस्को, दिस इज बेसिकली मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये दोनों. These are very very important. एग्जाम डिफरेंट वेज से आपसे क्वेश्चंस पूछता है. लाइक एग्जाम आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि somehow directly indirectly exam will tell you that plenty of oxygen is available to the plant, right? More oxygen is available to the plant as compared to carbon dioxide. So what will happen now? The photorespiration or the Calvin cycle. So best response would be of course the photorespiration. एग्जाम आपसे ये भी पूछ सकता है कि which of the following enzyme has got the carboxylase as well as oxygenase activity. फिर आपको वो different array of enzymes दे सकता है. You will have to pick Rubisco for this sort of question. इसके अलावा एग्जाम आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि most abundant macromolecule on earth कौन सा है? What do you think? What is the best response to this question? The most abundant macromolecule on the face of earth. So you have to answer cellulose for this question, क्योंकि जो most abundant जो है आप कह लें कि वो cellulose है, right? Most abundant macromolecule की मैं बात कर रहा हूँ. Like इस वक्त जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आप भी मोस्टली आप सेलुलोज से सराउंडेड हैं. लाइक मोस्ट प्रोबेबली आप सेलुलोज के ऊपर बैठे हुए हैं, आपने सेलुलोज के कपड़े पहने हुए हैं, राइट? और आपके जो डोर्स वगैरह हैं, लाइक या जो अलमीरा वगैरह है रूम में, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज, राइट? सो इट्स ऑल सेलुलोज देयर. तो सेलुलोज जो है, इट इज मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद द फेस ऑफ अर्थ। अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी, नाउ डोंट आंसर द सेलुलोज, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट जो मॉलिक्यूल है अर्थ के ऊपर दैट इज वाटर। आपको भी पता है कि 75% ऑफ द अर्थ दिस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। ऑल राइट, इसी तरीके से अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है मोस्ट अबंडेंट माइक्रोमोलिक्यूल ऑन अर्थ, तो अब आपका आंसर क्या होगा? नाउ योर आंसर विल बी अगेन वाटर। वाटर माइक्रोमोलिक्यूल है। अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, तो आपका आंसर क्या होगा? दैट इज अगेन द सेलुलोज, क्योंकि हमें पता है कि सेलुलोज यही मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन नेचर कौन से हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड्स जो हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट। इस तरीके से अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, तो बेस्ट रिस्पांस वुड बी रुबिस्को। एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, नाउ अगेन द बेस्ट रिस्पांस वुड बी रुबिस्को। सो रुबिस्को को आपने तब आंसर करना है अगर एग्जाम आपसे पूछता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है वो अर्थ पे कौन सा है। नाउ यू हैव टू आंसर रुबिस्को टू योर क्वेश्चन। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट्स को मेनी टाइम्स कंफ्यूज करते हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। सो इफ यू टॉक अबाउट द रुबिस्को, so I always used to tell my students that Rubisco is a disco enzyme. Why it is disco enzyme? Because it keeps on doing disco. Like sometimes it's working as carboxylase and sometimes it's working as oxygenase. So ये चीज किस बात पे डिपेंड करती है कि रुबिस्को जो है इसकी एक्टिविटी कब कार्बोक्सिलेज होनी है और कब ऑक्सीजनेज होनी है। इट्स ऑल अबाउट द अवेलेबिलिटी। इफ more availability of carbon dioxide is there, right, तो हम कहते हैं ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगी। अगर मोर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी टू द रुबिस्को, तो इसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी।
रूटीन में 80% एक्टिविटी जो है रुबिस्को की ये कार्बोक्सिलेज होती है और 20% जो है दिस इज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। तो जब भी कभी रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगी तो यू विल गेट द केल्विन साइकिल, राइट, जिसके अंदर आरयूबीपी ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करना होगा। जबकि जब भी कभी ऑक्सीजन की ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी और रुबिस्को की एक्टिविटी जो है वो ऑक्सीजनेज की जैसी होगी तो यू विल एंड अप हैविंग द फोटो रेस्पिरेशन। तो जो फोटो रेस्पिरेशन है जो सीन है कि ये हॉट एंड ड्राई वेदर में जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं सो एज टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। वैसे तो हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है स्टोमेटा ओपन होते हैं ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन कैरी आउट की जा सके और ज्यादा इवेपोरेटिव कूलिंग हो। लेकिन अगर इस हद तक टेम्परेचर बढ़ जाए कि डिहाइड्रेशन की वजह से प्लांट की विल्डिंग का जो है वो खदशा पैदा हो जाए तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो अपने स्टोमेटा को उल्टा क्लोज कर लेते हैं। सो स्टोमेटा क्लोज सो एज टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। और इसमें क्या होता है फिर इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड अब कम हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा एक्सेस में हो जाती है क्योंकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तो आ नहीं रही, राइट। अब जो प्लांट है ये ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है ऑलरेडी जो सीन है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है इसकी रिलेटिव एक्सेस हो जाती है। तो जब आरयूबीपी ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बिस्को की प्रेजेंस में ग्लाइकोलेट बनेगा। सो सिंपली फोटो रेस्पिरेशन कहां पे हो रही है या आरयूबीपी की ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करना, ये रिएक्शन कहां पे हो रहा है? आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। या एग्जाम आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एट, तो अगेन योर बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द क्लोरोप्लास्ट। एंड ग्लाइकोलेट जो है फिर प्रोक्सीसोम्स के अंदर इसने कन्वर्ट होना इनटू ग्लाइसिन। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्लाइसिन फॉर्मेशन है ये कहां पे हो रही है तो यू बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द प्रोक्सीसोम्स। अब जो ग्लाइसिन है इट हैज टू मेक इट्स वे इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसने कन्वर्ट होना है इनटू द सेरीन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाके सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में इसने कन्वर्ट हो जाना है। ग्लाइसिन जो है बेसिकली ये अमाइनो एसिड है और जो सेरीन है ये क्या है? दिस इज बेसिकली द सेरीन, इफ यू रिमेंबर कोलिन, सेरीन एंड इथेनोलामाइन, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस। ये जो नॉन रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस है, ऐसी नाइट्रोजनस बेस है जो कि रिंग्ड, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड ने बनना है। ऑलराइट, तो अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सेरीन फॉर्मेशन कहां पे हो रही है या कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन टू सेरीन टेक्स प्लेस एट व्हिच ऑर्गेनेली, नाउ द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन, इसमें क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों ही आ जाएंगे। ऑलराइट, so this was about the photorespiration, and now let's talk about the photorespiration versus the Calvin cycle. अब photorespiration और Calvin cycle में फर्क क्या है? हमने डिस्कस किया ना कि जब रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगी you will get the Calvin cycle, जब रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी रिजल्टेंटली you will get the photorespiration। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? राइट, जो सीन है, let's discuss this difference with the help of this table. In the extreme left column, we have got the feature. In the middle column, we have got the photorespiration. And in the extreme right column, we have got the Calvin cycle. अब गैस कौन सी फिक्स हो रही है? फोटोरेस्पिरेशन में ऑक्सीजन, जबकि कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है, ऑफ कोर्स। और गैस जो प्रोड्यूस कौन सी हो रही है? तो फोटोरेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कैल्विन साइकिल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। फिर रुबिस्को की जो एक्टिविटी है फोटो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजनेज, जबकि कैल्विन साइकिल के लिए कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है। NADPH2 एंड ATP ये फोटो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होते हैं, राइट, और कैल्विन साइकिल के अंदर इन्होंने उल्टा यूज होना होता है। एंड इफेक्ट ऑन ग्रोथ, बेसिकली जो फोटो रेस्पिरेशन है, राइट, दिस इज मोर लाइक कैटाबॉलिक रिएक्शन जो सीन है, तो इसके अंदर ग्रोथ की रिटार्डेशन होती है, जबकि कैल्विन साइकिल जो है दिस इज मोर लाइक
एनाबॉलिक रिएक्शन, तो इसके अंदर ग्रोथ की जो है वो प्रमोशन होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, तो उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का. और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है. इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है. यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं. हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं. इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं. इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है. अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है. एंड इन एडिशन टू दैट, स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है. इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे मैं बोलूं से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज